नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बिल्कुल भी डट जाइए। देखिए, इस बार बैक नहीं लगने देना है हमें। और हम जितने भी क्लासेस ला रहे हैं ना, आपको डीएलएड के लिए ही नहीं, आपके सीटेट यूपी टेट में जो सेकंड एग्जाम होते हैं प्राइमरी के बाद जूनियर लेवल का, उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। प्लस आपके सुपर टेट तक काम देंगे, इतना याद रखना मित्रों। बस आप पढ़ते जाइए। या अदर एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसे ग्रुप डी लगा हुआ है, आगे बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो आपने देखा, हमने पिछले लेक्चर में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, राष्ट्रपति की सारी अनुच्छेद के बारे में पढ़ा था। जैसे अनुच्छेद नंबर 52 हमने क्या पढ़ा था भाई, कौन बता सकता है? अनुच्छेद नंबर 52 में पदों के बारे में पढ़ा था। अनुच्छेद नंबर 53 में कार्य एवं शक्तियों के बारे में पढ़ा था। तो हमने आपसे कार्य एवं शक्तियां पढ़ते समय बोला था कि हम इसको अलग से पढ़ेंगे। तो वही चीज है, अनुच्छेद नंबर 53 हमने लिख रखा है। ये सब के सब अनुच्छेद नंबर 53 में आते हैं। हमारा जो राष्ट्रपति है हमारे हैं, यह सर्वोच्च पद होता है। पूरे देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पोस्ट हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। और आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, जो कि अपने स्व विवेक से भी बहुत सारे करते हैं और बहुत सारे अपने अधीनस्थ न्यायालयों के हेल्प से करते हैं, है ना। तो अधीनस्थ न्यायालय जैसे कि बात करें, सबसे ज्यादा उनके जो मंत्रीगण होते हैं, आपके मंत्री परिषद होता है, मंत्रालय होते हैं, मतलब कि एक संसद हो गए, संसद में जितने मंत्री होंगे लोकसभा के मंत्रीगण के सहायता से, मतलब उनके कहने पर या फिर उनके हेल्प लेकर वो कार्य अपना आगे करते हैं। अगर किसी बिल पे साइन करना हुआ, कितने बिल पे पहले साइन किया जाता है कानून बनने से पहले, और कितने पे बाद में साइन किया जाता है, कानून बनने के बाद साइन किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी नियुक्तियां हैं इनके माध्यम से होती हैं, विधायी शक्तियां इनके पास होती हैं, वित्तीय शक्तियां होती हैं, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां होती हैं। मतलब कि एक तरह से आर्टिकल नंबर 72 आपने पढ़ा होगा। सैन्य शक्तियां होंगी इनके पास, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। आपात शक्तियां होंगी 352, 356, 360, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, और आपके राष्ट्रपति शासन, और आपका कह लीजिए कि वित्त आपातकाल। जो राष्ट्रपति शासन है वो बहुतों बार लगा है साथियों, जो कि आपके संसद के यानी कि लोकसभा के जो उसमें मतलब कि जिसका बहुमत होता है उनके अनुसार या फिर उनके कहे जाने पर, उनके सलाह के बाद यह अपना निर्णय सुनाते हैं। जैसे अभी आपने सुना था महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में भी लगने वाला था। खैर, बहुत सारी जगह अगर बात करेंगे आपात शक्तियां में, एक आता है आपका सबसे पहला राष्ट्रीय शासन, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय जो 352 वाला होता है वो 3 बार लग चुका है साथियों। बात करें तो 352 में 352 1961 सॉरी 1962 में चीन और भारत के साथ युद्ध में, और उसके बाद 1971, उसके बाद 1975, इस तरह 3 बार लग चुका है। और जो वित्त आपातकाल है वो अभी एक बार भी नहीं लगा है। इसके बाद वीटो शक्तियां हैं। आपने सुना होगा जो ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे हमारे, ज्ञानी जैल सिंह, तो उन्होंने एक बार वीटो का प्रयोग किया था। तो वीटो के प्रयोग में मतलब यह होता है, एक तरह से इनके पास जो बिल बनाई जाती हैं तो इनका मन नहीं होगा, मतलब ये इनको नहीं लगेगा कि हमें इस पे निर्णय देना चाहिए, ये पूरे देश के लिए बहुत ही घटिया किस्म का है बिल है, तो इस पर वो अपना अगर निर्णय नहीं देना चाहते हैं, उसके विषय में कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको वीटो के रूप में, पॉकेट वीटो के रूप में रख लेंगे। ये कब तक रखेंगे? ये अज्ञात काल तक, अनंत काल तक ये रख लेंगे। इसके बाद अगर इनका शासन चला जाता है, कोई और आता है तो उसे विचार कर सकता है। लेकिन इनके जेब में ज्ञानी जैल सिंह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो भारत के वीटो का शक्ति का प्रयोग किए थे। यह अनुच्छेद नंबर 111 में किए थे। इस बात को याद रख लेना साथियों। इसमें हम पढ़ाएंगे, सारे अनुच्छेद आपको देंगे, जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, जो आपके डीएलएड ही नहीं सारे जगह पूछे जाएंगे मित्रों। बस आप लोग बने रहिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, अपने भाई बहन को जोड़िए, जो भी बच्चे जो भी फ्री में स्टडी करना चाहते हैं उनको जोड़िए। अब तो हमने रात में 9 बजे हिंदी का महामैराथन स्टार्ट किया है, रिवीजन सारे एग्जाम्स के लिए, तो आप उसको लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। इसके बाद स्व विवेक शक्ति। कुछ ऐसे निर्णय होते हैं, जैसे बात करें कि लोकसभा का चुनाव हुआ और उस समय दो पार्टियां थी, हमको मतलब कि बहुमत के लिए लगभग 550 सीट है, तो लगभग 252 के आसपास में सीट चाहिए होता है बहुमत के लिए। बहुमत के लिए 252 सीट जो चाहिए, अगर मान लीजिए किसी भी पार्टी को ना मिला 252, मान लीजिए दो ऐसे पार्टियां आ गई जिनके पास 200 आ गया और अदर पार्टी के पास 50, मतलब एक तरह से 150 या फिर 100 आ गया, है ना। तो इस तरह से आ गया, तो मतलब कोई पार्टी बहुमत का एक तरह दिखा नहीं गया, किसी के पास बहुमत नहीं है। जब किसी के पास बहुमत नहीं होता, तो इसमें राष्ट्रपति का स्व विवेक होता है कि राष्ट्रपति किस पार्टी के नेता को चुनेंगे, है ना। जो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री हमारे सांसद है एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, न कि एक तरह से वह प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया गया है, किसके नियुक्त किया गया है, वो चयनित नहीं किए गए हैं, वह उनको चुना गया है हम लोग के द्वारा, एक तरह से सांसद के रूप में, एक तरह से सांसद के रूप में। और जो हमारे सीएम होते हैं राज्य के, वो विधायक होते हैं, विधायक के रूप में चुना जाता है। लेकिन उनको सीएम का पोस्ट देने वाले कौन होते हैं? सीएम की शपथ दिलाने वाले तो हमारे हो गए भाई, आपको पता है राज्यपाल हो गए, राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। उसी प्रकार से केंद्र में देखा जाए तो राष्ट्रपति
चुनते हैं कि इस पार्टी का जो बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छी उसकी नॉलेज पावर, बहुत मतलब एक तरह से संगठन बना के रखने वाला, एक तरह से जिसके अंदर यूनिटी बना कर रखने वाला हो, मतलब ऐसा कौन सा बंदा है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मतलब कि मोदी जी को चुना जाता है ना। उनका नियुक्ति होती है, हम लोग चुनते हैं सांसद के रूप में, लेकिन उनकी नियुक्ति होती है पीएम के रूप में। इस बात को याद रखना, पीएम कोई पोस्ट नहीं है, पीएम कोई एक तरह से संवैधानिक पोस्ट है। ये देखिए, पीएम कोई ऐसा पद नहीं है कि जिसको नियुक्त करके मतलब चयन करके भेजा जाए ना, चयन वह होते हैं सांसद के रूप में, लेकिन जाते हैं नियुक्त होकर। ये चीज याद रखना बच्चों, ये पूछा जाता है। अब आते हैं सबसे पहले, देखिए कार्यपालिका शक्ति में सबसे पहले आप याद रखेंगे नियुक्त की शक्ति। हमारे राष्ट्रपति के पास नियुक्ति की शक्ति होती है। नियुक्ति की शक्ति की बात करेंगे, कौन कौन सी शक्तियां इनके पास होती हैं, जैसे बात करें प्राइम मिनिस्टर को चुनना। प्राइम मिनिस्टर इनके प्रसाद पद पर रहते हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना। राज्यों में राज्यपाल को नियुक्त करना, कैग ने सीएजी को नियुक्त करना, चुनाव आयोग को नियुक्त करना, महालेखा परीक्षक को नियुक्त करना, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज को नियुक्त करना। याद रखना मित्रों, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज की जो नियुक्ति होगी ना, वो हमारे विधायिका में भी आ जाएगी। इस बात को भी याद रखना, विधायिका पावर भी वही कहलाएगा, है ना। इसके बाद और जैसे बात करें आपके बहुत सारे संवैधानिक पोस्ट हैं। जैसे कि बात करें मंत्रिपरिषद में जितने लोग को मंत्रीगण बनाना, प्रधानमंत्री की सलाह पर उनको मंत्री का पोस्ट देना, अलग अलग मंत्रालय, जल मंत्रालय, आपका कह लीजिए रक्षा मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, इस तरह से बहुत सारे मंत्रालयों को बांटना, किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। और जैसे बात करें चुनाव आयोग हो गया, और बात कर लें भाई वित्त आयोग हो गया, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है, ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे एक सेपरेट वीडियो में ना। इसके बाद हम लाएंगे राज्यपाल पर वीडियो, इसके बाद प्रधानमंत्री पर लेक्चर, इस तरह से संसद पर भी आएगा। धीरे धीरे सब समाप्त होगा, बस आप पढ़ते चलिए, समय से सारी चीजें खत्म करेंगे। अगर हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं तो पॉलिटी के साथ साथ सामाजिक अध्ययन भी खत्म करेंगे, घबराना मत। मतलब सामाजिक अध्ययन में ही आता है आपका जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वह भी। इसके बाद और कौन सी इनके पास पावर होगा कार्यपालिका शक्ति में, कार्यपालिका शक्ति में कह लीजिए इनके पास होगा भैया नियुक्ति का पावर होगा। इसके बाद वित्त कह लीजिए अंतरराज्यीय परिषद को का गठन होगा, अंतरराज्यीय लिख लीजिए भाई, अंतरराज्यीय परिषद का गठन भी यही करते हैं, जो कि अनुच्छेद नंबर किस में दिया है भाई, अनुच्छेद नंबर अंतरराज्यीय 262 में दिया हुआ है। इस बात को याद कर लेना मित्रों। इसके बाद वित्त आयोग के गठन की बात कर लीजिए। वित्त आयोग के गठन का बात 280 में किया गया है, अनुच्छेद नंबर 280 में किया गया है। इसके बाद चुनाव आयोग कर लीजिए, चुनाव आयोग की गठन की बात कर लीजिए भाई, मतलब चुनाव आयोग बनाएंगे। इसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित आयोग बनाने की, और इसके बाद एसटी एससी ओबीसी आयोग बनाने की बात यही करते हैं, यही बनाते हैं। तो यह हो गया इनका कार्यपालिका शक्ति, एक तरह से यह कार्यपालिका का हेड होते हैं, यह बात याद रखना। और संसद में आपको पता है कार्य के रूप में भी कार्य करते हैं। जैसे बात करें संसद में, संसद जो मिलकर बनता है राष्ट्रपति, लोकसभा, हमने बता रखा है वैसे, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। तो एक तरह से यह कार्यपालिका लोकसभा राज्यसभा में भी पहले आपको पता होगा, सबसे पहले जब सेशन को आहूत करना होता है, सेशन में सबसे पहले जब संसद बैठता है, संसद में जब भाषण देना होता है, सबसे पहले नया संसद बना, नया सत्ता आई पार्टी में, तो उसके लिए सबसे पहले भाषण यही देने जाते हैं, सबसे पहले संबोधन यही करते हैं। और बाद में आहूत करना हुआ, मतलब कि सेशन को समाप्त करना हुआ, लास्ट में विघटन करना हुआ, तो राष्ट्रपति के पास ही पावर होता है ये वाला। ठीक है भाई, आगे चलना। अब विधायी शक्तियां इनके देखना, संसद के अभिन्न अंग होते हैं। सबसे पहला संसद के अभिन्न अंग होते हैं भाई एक तरह से, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर ही संसद का निर्माण करती हैं। संसद की बात किस में किया गया है, आप बताएंगे। संसद की बात किया गया है सर 79 में किया गया है, 80 में किया गया भैया लोकसभा, और 81 में किया गया राज्यसभा की बात, है ना। यही बात तो करी गई है, बताओ भैया, यही बात न करी गई है कि 79 में संसद और 80 में राज्यसभा की लोकसभा, और 81 में लोकसभा की राज्यसभा। बताना 81 में जो किया गया भाई, यह लोकसभा की बात किया गया है, और 80 में किया गया है राज्यसभा की बात किया गया है। ये बात याद है, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, और 79 में संसद की बात किया गया है। इस बात को याद रख लेना। तो संसद के अभिन्न अंग होते हैं एक तरह से हमारे राष्ट्रपति जी। और कह लीजिए कोई बिल या फिर विधेयक को हस्ताक्षर करना हुआ तो राष्ट्रपति जी करते हैं। कोई बिल हो गया या फिर विधेयक
पर हस्ताक्षर करना हुआ तो यही करते हैं भाई, हस्ताक्षर यही करते हैं। अब यह बिल और विधेयक दो प्रकार से होते हैं। एक तो कह लीजिए बिल बनने से पहले या फिर बिल बनने के बाद हस्ताक्षर होता है। जैसे कि बात करें बिल बनने से पहले में, आपको बता देते हैं, बिल बनने से पहले मतलब कोई संवैधानिक संशोधन बिल हो, कोई संविधान के लिए संशोधन का बिल लाया गया हो तो उस पर ये पहले हस्ताक्षर करते हैं। या फिर धन विधेयक हो, धन विधेयक का मतलब कोई बिल धन विधेयक है कि नहीं है, ये हमारे लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं, जो इस समय ओम बिरला जी हैं, लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं। और यह लोकसभा अध्यक्ष इसको बिल धन विधेयक को धन विधेयक मतलब कोई बिल को धन विधेयक घोषित करने के बाद वो भेजते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में 14 दिन पहले वो पारित हो जाता है, मतलब 14 दिन के अंदर अगर पारित हो गया तो ठीक है, अगर ना उस पर विचार हुआ तब भी वह धन विधेयक मान लिया जाता है। लेकिन धन विधेयक बोलने से पहले हमारे लोकसभा अध्यक्ष वो सारे जो विधेयक होगा वो पहले राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं कि भैया हाँ यह लोकसभा के अध्यक्ष के पास जाना चाहिए। अब वो बिल जब लोकसभा अध्यक्ष के पास जाता है तो वहां पर वह बताते हैं हाँ ये हमारा धन विधेयक है। ठीक है भाई, ये चीज याद रख लेना। तो कोई बिल अगर धन विधेयक है तो इसको बस मात्र एक ही व्यक्ति तय करता है, हमारा लोकसभा अध्यक्ष। इसके बाद विधायी शक्तियों में और बात कर लेंगे। तो 123 आर्टिकल नंबर 123 आपको पता होगा, अध्यादेश के लिए होता है। तो अध्यादेश हमारे कौन जारी करते हैं भाई, हमारे विधायी शक्तियां हैं हमारे राष्ट्रपति की। अगर और बात कर लें, संसद में को संबोधित करना, संसद को संबोधित करना, आहूत करना मतलब संबोधित करना। इसके बाद कह लीजिए संसद को संबोधित करना, सत्रावसान करना, विघटन करना मतलब खत्म करना। एक तरह से राष्ट्रपति जो संसद को या फिर लोकसभा को भंग करते हैं, लोकसभा को भंग करने का पावर इनको प्रधानमंत्री देते हैं, प्रधानमंत्री के सलाह पर ही भंग कर सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं कर सकते भाई, ये बात आप याद रखना। ये सारी चीजें हो गई इनकी विधायी शक्तियां। अब आ जाते हैं हम लोग वित्तीय शक्तियां की तरफ। वित्तीय शक्तियों की बात कर ले मित्रों, तो वित्तीय शक्तियां बहुत ज़्यादा नहीं होती। जैसे धन विधेयक हो गया, तो धन विधेयक पर यह धन विधेयक हमारे तय कौन करता है, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लेकिन धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष के पास जाने से पहले साइन इनका होना अनिवार्य होता है। इस बात को याद करना, धन विधेयक पर सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है और यह वित्त शक्ति इनके पास होती है। इसके बाद अगर बात कर लें भाई आकस्मिक निधि, जो आकस्मिक निधि होती है जहाँ से पैसे निकाले जाते हैं, मान लीजिए कोई दुर्घटना घट गया, कहीं बाढ़ आ गया, तो आकस्मिक निधि से जो पैसा निकाला जाता है वह हमारे होता तो है संसद के सलाह पर ही निकाला जाता है, लेकिन उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर चाहिए होता है। तो याद रखना, जो आकस्मिक निधि है वो 267 में है। और एक है भाई आकस्मिक निधि के बाद एक है कौन सी एक निधि है जहां से पैसे वगैरह दिए जाते हैं, एक तरह से कह लीजिए कि जो कर्मचारी लोग होते हैं, है ना, तो वह 266 में आता है अनुच्छेद नंबर। इसके बाद प्रत्येक वर्ष जो वित्त का लेन देन होता है, हर साल प्रत्येक वर्ष वित्त का लेन देन जो होता है अनुच्छेद नंबर 112 के थ्रू, उस पर भी सबसे पहले इनका अनुमति लेना अनिवार्य होता है। कितना लिया गया, कितना किस राज्य को दिया गया, कितना विदेश से आया, सारी चीजें जो लेन देन होती हैं अनुच्छेद नंबर 112 के थ्रू, वह वित्त का लेखा जोखा इनके हाथ में होता है भाई, है ना। इनके बिना, सिग्नेचर के बिना किसी चीज के पारित नहीं होता है। सारी चीजें चाहे राज्य को आवंटित की जानी हो, चाहे केंद्र को आवंटित की जानी हो, सारी चीजें इनके बिना नहीं होता है। इसके बाद न्यायिक शक्तियां मित्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यायिक शक्ति, आप याद कर लेंगे, यहाँ से प्रश्न बहुत बार बना है। न्यायिक शक्ति में याद रखेंगे यह एक सिंबॉलिक पावर इनके पास होता है। मतलब यह हम नहीं कहेंगे कि न्यायिक शक्ति, हमने पिछली बार पढ़ा है कि राष्ट्रपति उसमें नहीं आते हैं, न्यायालय स्वतंत्र होता है, आर्टिकल नंबर 50 से भाई स्वतंत्र तो है ही, लेकिन इनके पास एक सिंबॉलिक पावर होता है। सिंबॉलिक पावर मतलब एक आर्टिकल नंबर 72 आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल नंबर 72 के थ्रू इनको क्षमादान की शक्ति दिया गया है। किसी भी अपराधी को क्षमा कर सकते हैं, उसको दंड में बढ़ा सकते हैं, अपरिहार्य कर सकते हैं, अपरिहार्य कर सकते हैं, उसके दंड को बढ़ा सकते हैं, उसको फांसी की सजा उसकी माफ कर सकते हैं, उसको आजीवन सजा दे सकते हैं, उसके आजीवन सजा को घटाकर 3-4 साल का कर सकते हैं। मतलब सब कुछ जो न्यायिक शक्तियां होती हैं वो आर्टिकल नंबर 72 के थ्रू हमारे किसको दिया गया होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। इस बात को याद कर लेना मित्रों। जैसे 161 अनुच्छेद नंबर 161 हमारे राज्यों में राज्यपाल के लिए होता है, तो मृत्यु को भी वो माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल मृत्यु को माफ नहीं कर सकते हैं साथियों, याद रखना। और बात करें न्यायिक शक्तियां में, जैसे कि बात करें हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट के जज हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, इनकी नियुक्ति भी यह करते हैं, यह बात याद रखना। और एक और होता है दोस्तों, एक अनुच्छेद नंबर 143, अनुच्छेद नंबर 143 में क्या होता है कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं ना, राष्ट्रपति जो होते हैं ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य जज होते हैं, मुख्य जज, उनसे सलाह ले सकते हैं। अब ये सलाह मानेंगे या नहीं मानेंगे इसके लिए बाध्य नहीं है,
और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज देंगे कि नहीं देंगे इसके लिए भी वो विवाद नहीं है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 50 के थ्रू हमको पता है कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका से स्वतंत्र है, मतलब न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र है आर्टिकल नंबर 50 से, मतलब 143 के थ्रू इनको मांग, ये तो मतलब एक तरह से अपना एक तरह से उनसे सुझाव ले सकते हैं। अगर वो दे रहे हैं तो ठीक है, ना देंगे तो कोई बात नहीं, अगर वो दे भी दे रहे हैं तो ये माने या ना माने इनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों आपस में स्वतंत्र बॉडी है ना, इस वजह से। अब सैन्य शक्ति आपको पता होगा, थल सेना, वायुसेना, इसके बाद जल सेना। मित्रों एक सीडीएस पोस्ट बनाया गया है, सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ, मतलब कि अभी बिपिन रावत जी का देहांत हुआ था, तो आपको पता होगा, मतलब निधन हुआ था भाई, देहांत क्या निधन हुआ था, क्योंकि निधन और देहांत में बहुत अंतर है। निधन का मतलब कोई संवैधानिक, कोई बिल्कुल उच्च पोस्ट का व्यक्ति जिसका स्टेटस बहुत बेहतर हो, अगर वो उसका डेथ होता है तो उसे हम बोलते हैं निधन हुआ है। लेकिन कोई आम आदमी मरता है तो कहते हैं भाई इसका मृत्यु हुआ है। ये चीजें याद रखना, निधन और देहांत दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है, काफी ज्यादा। सीडीएस मतलब चीफ डिफेंस स्टाफ, चीफ वो सीडीएस नहीं भाई, ये चीफ डिफेंस स्टाफ है, मतलब सबसे पहले बिपिन रावत जी थे, उनका हाल ही में निधन हुआ है। और सीडीएस हो गया, चाहे थल सेना, वायुसेना, जल सेना हो गया, थल सेना, वायुसेना, जल सेना का जो हेड होता था सीडीएस है अभी, जिसका संवैधानिक पोस्ट है, जिसको हम लोग मतलब असंवैधानिक पोस्ट है, जिसको हम बनाया गया 2020 में। और थल सेना, और जिसके पहले अध्यक्ष बिपिन रावत जी थे, जिनका हाल ही में तमिलनाडु में देहांत मतलब निधन हो गया है, इसको पता होना चाहिए आपको। और थल सेना, जल सेना, वायुसेना के जो प्रमुख हेड होते हैं भाई, वो राष्ट्रपति होते हैं, हमारे याद रखना। राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो किसी दूसरे देश से युद्ध विराम हो सकता है, युद्ध का आह्वान हो सकता है, यह सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। मतलब थल सेना की पूरी सैन्य शक्ति हमारे पास राष्ट्रपति के पास होती है, एक तरह से संवैधानिक पोस्ट है, मतलब संवैधानिक शक्तियां होती हैं, लेकिन यह सारी चीजें आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर जब तक नहीं चाहेंगे तब तक होगा नहीं, है ना। आपात शक्ति की बात करेंगे, अनुच्छेद नंबर 352, अनुच्छेद नंबर 356, अनुच्छेद नंबर 360, ये तीनों शक्तियां होती हैं आपात में। अनुच्छेद नंबर 352 का मतलब हो गया राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद नंबर 356 का मतलब हो गया राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में, अनुच्छेद नंबर 360 का मतलब हो गया वित्त आपातकाल। यानी कि वित्त आपातकाल तो अभी एक बार भी नहीं लगा है मित्रों, आप याद रखना। और 352 जो है 3 बार लगा है, कब कब लगा है हम आपको बता देते हैं। 1962 में लगा है, 1971 में लगा है और 1975 में लगा है। 1962 में जो लगा है मित्रों, यह भारत के साथ चीन के युद्ध के साथ लगा है, चीन का जब युद्ध हो रहा था उस समय लगा। लेकिन जो यह 1971 में लगा था, यह लगा था भारत और बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए, जो भारत लड़ाई किया था पाकिस्तान से, उस समय लगा। लगभग 90,000 सैनिकों को बंदी बनाया गया था, और बंदी बना के उनसे ईंट पत्थर ये सब रखवाए गए थे, मतलब रोड वगैरह बनवाए गए थे भारत में। इसके बाद 1975 वाला जो है साथियों, एक तरह से विकट परिस्थिति, यानी कि सर्वोदय आंदोलन एक हुआ था हमारे भारत में, जेपी बापू के नेतृत्व में हुआ था, जो कि आंदोलन हुआ था, उसी के लिए लगाया गया था 1975 में। मतलब 3 हमारे राष्ट्रीय आपातकाल लगे थे। वित्त एक भी नहीं लगा है, और राष्ट्रपति शासन कल संसद के सुझाव के बाद लगता है, लेकिन खैर इनके पास ही शक्ति होती है, लगेगा कि नहीं लगेगा, आखिरी मोहर इन्हीं का होता है। वीटो शक्ति अनुच्छेद नंबर 111 के थ्रू होता है साथियों। अगर हमारे राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां हैं, अगर कोई बिल बन रहा है तो उस पर हस्ताक्षर कर दें साफ साफ, भैया हाँ बिल अच्छा है ले जाओ। लेकिन अगर बिल मतलब एक तरह से वो भेज सकते हैं, भैया इस पर एक बार विचार कर लीजिए, आप लोग संसद में भेज सकते हैं कि विचार कर लीजिए, फिर हमारे पास लाइए, हम कर देंगे। तो विचार करने के लिए जब भेजते हैं, फिर दोबारा आता है तो उनको मजबूरी हो जाती है, वो करते ही हैं। लेकिन तीसरी बार क्या होता है, अगर वो चाहते हैं कि भैया इससे बहुत मतलब हमको इस पे विचार ही नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, आराम से उसको जेब में रख लेते हैं, इसको कहते हैं पॉकेट वीटो या फिर वीटो शक्ति। ठीक है। इसके बाद स्वविवेक शक्ति, हमने बताया था स्वविवेक शक्ति क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति की मतलब इसमें हमारे एक तरह से लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में कोई जीता नहीं, किसी पक्ष की मतलब एक बहुमत नहीं आई पार्टी में, तो उसमें क्या होता है, हमारे राष्ट्रपति का स्वविवेक शक्ति होता है, उसमें वह काम करता है, उसमें वह चयन करते हैं कि कौन सा दल का प्रधानमंत्री होना चाहिए। अगर कौन सा दल का प्रधानमंत्री वो चुन लेते हैं कि हाँ इस दल के प्रधानमंत्री का नेतृत्व में भारत बहुत ज्यादा एक तरह से आगे बढ़ेगा, तो उसको वो चुनते हैं और उसको वो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। इस समय इनकी स्वविवेक शक्ति काम करती है, क्योंकि उस समय कोई राजतंत्र होता ही नहीं, कोई हमारी राजनीतिक पार्टियां होती नहीं, क्योंकि कोई सरकार में नहीं होता है। इस वजह से बोलते हैं स्वविवेक शक्तियां भी हमारे राष्ट्रपति के पास हैं, है ना। हमेशा हर वक्त नहीं कि प्रधानमंत्री से पूछिए कार्य करेगा। तो यह रहा हमारा राष्ट्रपति की शक्तियां। अब हम आएंगे आगे, कल राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे मित्रों। तो आप लोग प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, सारे क्लासेस आप लीजिए, सेशन शेयर करिए और मस्त तरीके से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।